सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। सियासत भी बड़ी जालिम चीज़ है जिसका नाम सुनना गवारा ना हो। ये सियासत उन हरीफों के दर पर भी माथे टेकने पर मजबूर कर देती है। खबर यह है कि 15 साल बाद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए। मियां साहब अकेले नहीं गए बल्कि पूरा लाओ लश्कर लेकर चौधरी शुजात हुसैन को सीट एडजस्टमेंट की पेशकश करने पहुंचे। उनके साथ साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सरदार याद सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर पार्टी रहनुमा भी चौधरी शुजात के घर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नून लीग ने MNA की 2 और MPA की 3 सीटों पर काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट की पेशकश की है। क्या काफ लीग इस पेशकश से मुतमईन है या नहीं, इसका जवाब काफ लीग से लेंगे। लेकिन खबरें यह भी गर्म हैं कि काफ लीग से इत्तेहाद पर नून लीग की सफ़ों में शदीद इस्तराब पाया जाता है। लेकिन रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ के सामने रख चुके हैं। सवाल यह है कि ताज़ा पेशकश क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रख कर की गई है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नून लीग इंतखाबात में कड़ी मुश्किलात का सामना कर सकती है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गो नून लीग इंतखाबात के लिए हॉट फेवरेट है, मगर फिर भी घबराहट है। अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ गुज़श्ता हफ्ते शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी तक किसी भी हल्के से ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। दूसरा, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। ताज़ा झगड़ा कैप्टन रिटायर्ड सफदर और साबिक सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी के दरमियान हुआ है। इन झगड़ों के असरात क्या होंगे, नवाज शरीफ किसे राज़ी कर पाएंगे और कौन नाराज़ होगा। JUI तो पूरी तरह नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार है। JUI और नून लीग के दरमियान क्या मामला तय हुए हैं, इसी से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। चौधरी शुजात से तो अब हुई है, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। जहां तक बात है JUI और नून लीग के इत्तेहाद की, तो नज़र ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ज़्यादा चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक है नून लीग की निस्बत, तो वहाँ पर ज़्यादा सीट्स पर जाहिर है कि JUI को फ़ायदा होगा। लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं JUI को भी कुछ स्पेस देनी होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी तक क्या तय पाया है? कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, असलम गौरी साहब भी जो तर्जुमान है JUI के, वो भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन कब तक चीज़ें फाइनल होगी और अब तक तय क्या पाया है इन प्रिंसिपल? देखिए, फैसले तो आप इसको नहीं कह सकते, मगर एक जो आप उसको कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि मिल के चलने का और एडजस्टमेंट, तो मिल के भी चलेंगे, सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। कहाँ सीट होगी, कहाँ मिल के चलेंगे, ये फैसले अभी नहीं हुए। ये कमेटी के लेवल पे होगा और दोनों तरफ से कमेटियां बनेंगी। सर, ये पूरे पाकिस्तान में होगा, इस हवाले से कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, क्योंकि रिवायती तौर पर देखें तो हम समझते हैं कि नून लीग का ज़्यादा वहाँ पर वोट बैंक है, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब में भी हमें नज़र आएगी और कुछ सीटों पर ऐसे होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा खड़े होंगे और नून लीग उनको सपोर्ट करेगी, अपने लोग नहीं खड़े करेगी? हम तो कम से कम यही होगी। अब अल्टीमेटली फैसला क्या होता है नहीं कह सकता मैं, वो पहले कमेटी के पास जाएगा, फिर क़यादत के लेवल पे जाएगा। मगर डिमांड हमारी पंजाब में भी हो, सिंध में तो जाहिर है जो एडजस्टमेंट है उसमें सिंध में भी हो, जो है वो मेजॉरिटी सीट्स बनती हैं हमारी, और इसी तरह से सूबा बलूचिस्तान में भी, और बाकी रिमेनिंग पंजाब में हमें कुछ मिलेगा तो उस पर हम भी उसको अगेंस्ट ताउन करेंगे ना। बिल्कुल सही। और सर, सिंध में कुछ बता सकें आप, वहाँ पर क्या किस तरह से होगा? कोई एक मुख्तलिफ पैमाने होते हैं, या आपकी अपनी राय आप दे सकें कि पिछली दफ़ा अगर फ़र्ज़ करिए JUI जिस सीट से जीती थी वहाँ पर सपोर्ट करना होगा, या नून लीग जिस सीट से जीती थी वहाँ पर नून लीग को सपोर्ट करना होगा, इस तरह के पैमाने होंगे? यानी अभी तक कोई तादाद का भी नहीं पता, और ख़ासतौर पर सिंध के हवाले से बताइएगा, वहाँ तो एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। देखिए, अभी तक बारे में नहीं कहा जा सकता। मैं वैसे जो वोटों की तादाद है मुख्तलिफ इलेक्शंस में, जो 2, 4, 5 इलेक्शनों में किस पार्टी ने कितने वोट लिए किस हल्के से, वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर जब वो कलेक्ट हो जाएंगे और फिर कमेटी जो भी बनेगी, उस कमेटी के तश्कील के बाद जो है ना उनके सामने मामले रखेंगे, और फिर उस तरफ से भी आएगी। फिर मुज़ाकरात में कहीं भी किसी जगह पे भी मामला सेटल हो सकते हैं। ये अभी तो कहना कबल इस वक्त है। और सर, सिंध में वहाँ तो सिर्फ नून लीग नहीं है, वहाँ तो MQM भी है, GDA भी है। जाहिर है उनके साथ कहीं पे GDA ज़्यादा होगा, कहीं पे JUI का वोट ज़्यादा होगा।
कहीं पे उनको वोट, तो इस तरह से एडजस्टमेंट बनेगी। तो अच्छी एडजस्टमेंट बनाएंगे उसमें। अगर किसी के साथ मिल के चलना है तो कुछ कुर्बानी भी दी जा सकती है यकीनन, और कुछ लिया भी जा सकता है, कुछ दिया भी जा सकता है, दोनों बातें मिलकर। बिल्कुल ठीक। सर, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के कई रहनुमा नून लीग में आए हैं, या बाप पार्टी के साथ अलग से भी बातचीत चल रही है, तो वहाँ अलग देखना होगा, क्योंकि आपका अभी तक किसी और पार्टी के साथ कोई आगे इत्तेहाद की या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं है सिवाय नून लीग के साथ। देखिए, उसमें कहीं पे भी लोकल हमारे यहाँ जो है एक फार्मूला होता है, हम सूबे को भी ये इख्तियार देते हैं और ज़िले को भी ये इख्तियार देते हैं कि वो जब सीटों का मामला तय हो जाता है या सीटों पे जब हम अपनी टिकट्स दे देते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे ज़िले भी करते हैं, हमारे सूबे भी करते हैं। ये है कि वो मरकज़ से हमारी इजाज़त लेते हैं। तो मुमकिन हो सकता है कि हम जो है बाप से भी बात करें, ये मुमकिन हो सकता है कि हम अख्तर मैंगल साहब से भी बात करें, ये मुमकिन हो सकता है हम डॉक्टर मालिक से भी बात करें, मुख्तलिफ पश्तूनख्वा मिली अवामी से बात करें। मतलब ये फिर या तो आप नजरियात की बुनियाद पे इकट्ठे चलते हैं या फ़ायदे की बुनियाद पे। जहाँ पे नजरियात की बात होती है वहाँ कुर्बानी भी दी जाती है, बाकी तो फिर उसके बाद फ़ायदा के क्या देंगे, उसके नतीजे में क्या मिलेगा। अब सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर अब कोई बात आगे नहीं हो सकती, क्योंकि या नून लीग या पीपल्स पार्टी एक के साथ ही इस तरह सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है, क्योंकि खासतौर पर जब सिंध में उनके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा हो, फिर तो आप समझें कि उनके लिए तो दरवाजे बंद हो गए। देखिए, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई कुव्वत है मौजूद तो वो JUI है। आप हमारे जलसे देख लीजिए, हमारे बाकी जो है ना उस टाइम देखिए, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हमारी सूबाई जमात भी जो है ना वो उसको भी कन्वीनियंट नहीं है, वो भी नहीं चाहती। तो फिर जब सूबा हमारा नहीं चाहता एक किसी के साथ मिल के चलना, तो फिर उसको किसी मुश्किल में नहीं डाला जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में भी मुश्किल हो जाएगा कहीं भी, और चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान या कोई और इलाका, वहाँ भी पीपल्स पार्टी के साथ चलना मुश्किल होगा। मुखालफत करें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सर, ये जो सदर की बात आई, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, आप क्या समझते हैं इट्स टू अर्ली, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे तो ये बात आएगी, क्योंकि पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर मैं गलत नहीं, 2018 में नून लीग के कैंडिडेट थे सदारत के लिए, और पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन साहब को किया था सपोर्ट। देखिए, उस वक्त भी अगर पीपल्स पार्टी शायद अगर एतजाज़ अहसन साहब को न लॉन्च करती, हालांकि पता था उनका, एतजाज़ साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए, पता था कि वो हार जाएंगे, मगर इसके बावजूद जो है ना वो मौलाना को हराने के लिए कुछ किया गया। तो बहरहाल ये सारा कुछ चलता है मामला। मौलाना कैंडिडेट हो भी सकते हैं, मौलाना कैंडिडेट नहीं भी हो सकते, मगर अभी इस वक्त ये कहना कि मौलाना कैंडिडेट और वो हमने कोई शर्त रखी हुई है किसी के साथ, बिल्कुल हाफिज साहब की ख्वाहिश ज़रूर होगी, मेरी भी हो सकती है वो ख्वाहिश, जमात के अंदर जो है वो ख्वाहिश होती है वर्कर्स के, उनका लीडर जो है वो किसी अच्छी जगह पे अच्छी स्लाट के अगेंस्ट आए, मगर ये सारी बातें ज़रूरी नहीं है। अच्छा सर, आज चूँकि आप कानूनी माहिर भी हैं, आज एहसन भून साहब भी दरख्वास्त लेकर गए, उस पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कमीशन से देखे छोटी छोटी तो दरखास्तें हैं, 15 मिनट का मामला है, इनको निपटाते चले जाएं। इसी तरह से एक दरखास्त आई कि अभी शेड्यूल ना अनाउंस किया जाए, उसके लिए गालिबन कल यानी आज दरखास्त आई, कल उसको सुना जाएगा। तो ये दरखास्तों का सिलसिला शुरू हो गया है इलेक्शंस के हवाले से। अब देखिए, दो जेन्युइन इश्यूज मौजूद हैं, वो क्या हम इसको कंसीड नहीं कर रहे हैं सूरत हाल को, दो जेन्युइन इश्यूज मौजूद हैं, एक सिक्योरिटी का और एक जो है वो सर्दी का, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस सूरत हाल में कंसीड करेंगे कि जी ठीक है 8 फरवरी को जो है ना इलेक्शन ना हो। ये हमारी चाहत थी कि फरवरी के आखिर तक इलेक्शन चला जाएगी, बिल्कुल जो है ना इस बात को मैं मानता हूँ, मगर ये कम से कम ये अब ख्वाहिश नहीं होगी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। सर, पंजाब में भी हमें नजर आएगा कोई जलसा जमीयत उलमा इस्लाम का, या मिलकर नून लीग के साथ इस तरह से कोई जलसे वगैरह कन्वेंशंस? का जलसा जो है वो आपने हमारा नहीं देखा, आप मेरा ख्याल है किसी भी जलसा बड़ा जलसा होगा, मरी का जलसा आपने नहीं देखा, शायद दोनों पंजाब में है, तो दोनों जो है ना जो है मेरा ख्याल है किसी भी जमात से बड़े जलसे थे। बाकी कराची का छोड़ दीजिए, कोयटा का, वो तो अलग सूबे हैं, मगर ये पंजाब में हो गया, बावलपुर प्लस जो है मरी। ये तो सर अच्छी बात है कि कम से कम यानी जिस तरह आप कह रहे थे कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात इस तरह के हैं, लेकिन बाकी पंजाब में या सिंध में वहाँ पर निस्बतन हालात बेहतर हैं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, क्योंकि अभी जो वज़ीर दाखिला सरफराज साहब ने, सरफराज बुख्ती साहब ने भी कहा जी ये चैलेंज बनता चला जा रहा है अमन अमान की सूरत हाल हमारे लिए।
अल्लाह ना करे कि ये चैलेंज बने। बहरहाल इस वक्त जनरली जो है ना ये मसला मौजूद है। 30% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मामला डिस्टर्ब हैं, 15% और 30% जो है ना वो सर्दी की लपेट में होंगे। तो ये इस तरह से ये 30 एक है और 15 एक है, कहीं पे ओवरलैपिंग भी हो रही होगी, मगर ये मामला इस तरह से दो हवालों से दुरुस्त नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में सर्दी जिस तरह आप कह रहे हैं वहाँ पर कहा जाए कि जी अभी इलेक्शन आगे ले जाते हैं कुछ हलकों में, क्या ये मुमकिन है कि बाकी जगहों पर हो जाएं पूरे पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ जहाँ कुछ इस तरह का मसला आता है वहाँ उनको डिले कर दिया जाए या थोड़ा आगे ले जाया जाए? फर्ज करिए कि कहीं पे अगर रास्ते बंद हो गए एंड मौके पे एंड टाइम पे, तो फिर तो वो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मगर इसमें फिर वो पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली वाले मामले में आपको याद होगा कि हम कहते थे कि इलेक्शन एक जगह पे करवाए जाए, तो फिर उस मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं कर सकते हम। वो मौक़िफ़ भी ठीक था, क्योंकि कहीं पे इलेक्शन पहले हो जाए और उसके नताइज आ जाएँ तो दूसरे नताइज को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी चूँकि आप सेनेट के मामलात भी देखते हैं, कितना चांस है कि जो हमने 16 माह सेटअप देखा था बिल्कुल उससे उसी तरह का सेटअप दोबारा आ जाए और इवेंचुअली पीपल्स पार्टी भी साथ आए, अवामी नेशनल पार्टी भी, मेंगल साहब भी, जितनी भी जमातें, MQM थी, GDA थी, सारी जमातें दोबारा से इकट्ठी हो जाएं? मेरा वो गलत भी हो सकता है, मगर मुझे लगता है ऐसे ही है कि उसी तरह से जो है ना 12-14 जमातें शायद इकट्ठी होनी पड़े, या 12-14 ना हो तो 10 हो, 9 हो, 8 हो, मगर काफ़ी सारी जमातें मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। मुझे ऐसा लगता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ना मेरी यही जो है ना छत्तीस यही कहती है कि वैसे ही होगा। तो सर फिर दोबारा राजा रियाज साहब तो अपोजिशन में होंगे नहीं, वो तो नून लीग में चले गए, तो अपोजिशन में किसको देख रहे हैं आप? अगर कोई और ना हुआ तो हमको तो देख सकते हैं ना। अच्छा, तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, तहरीक इंसाफ मैं संजीदगी के साथ जो है ना मैंने जो इनकी जो अब मौजूदा फॉर्मेशन पे जो ना गौर किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं पे कोई ज़्यादा वो कर पाएंगे। मैंने सूबों के जो इनके सदूर हैं उनके हवाले से भी गौर किया। गौर खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसका एहतराम भी करता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा लगता है, मगर इसके बावजूद मुझे नहीं उम्मीद कि इस तरह से कोई सियासी हवालों से कोई जो है ना कोई बहुत बड़ा जो है ना इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा। तो तहरीक इंसाफ मुझे कोई इतनी ताकत में नज़र नहीं आती है। और सर परवेज़ खटक साहब तो कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा के। ये तो अल्लाह जानता है, या फिर वो मुमकिन है उन्होंने कोई उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हों ऊपर वाले से कि उसको कोई किसी जरिए से बता दिया हो। नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? आप जिस तरह तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनके नए चेयरमैन की बात करें, तो परवेज़ खटक साहब तो एक उन्होंने नई जमात बना दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, और उनके मेरा ख्याल है कि सिर्फ 7 तो उनके अपने लोग खड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, दामाद हैं, बेटे हैं, 3 जगह से तो वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसका मतलब फिर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। 7 जगह से अगर घर से खड़े हो रहे हैं तो फिर कैंडिडेट नहीं है। बात कि आप जो अंदाजा लगाते हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन आप देख लीजिए कौन था, JUI थी। जब PTI पूरी पावर में थी तो तब भी JUI थी अपोजिशन लीडर। तो अपोजिशन लीडर जब किसी एक जमात का हो तो फिर वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होता है। इसी तरह से बलोचिस्तान में अपोजिशन लीडर कौन था, JUI थी, मलिक सिकंदर साहब थे। तो ये 2 सूबों में तो जो है ना वो हम आप ये कह सकते हैं उस पूरे ताकत के दौर में जो है JUI दोनों सूबों में अपोजिशन को लीड कर रही थी, या अपोजिशन लीडर उनके थे, जिसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ दूसरों से ज्यादा थी। तो फिर अगर कोई हो सकता है इन 2 सूबों में CM हो सकता है तो वो JUI का हो सकता है। अच्छा, और सर अपोजिशन भी ना आप समझ रहे तहरीक इंसाफ के पास होगी? तहरीक इंसाफ अगर होगी तो फिर होगी, मुझे तो तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही है वो इस मामले में, क्योंकि इमरान खान साहब खुद शायद इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। अब कन्विक्टेड हैं, उनका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन जो है वो रिमेन है। तो जब किसी की कन्विक्शन जो है ना वो फील्ड में हो तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता, वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फील्ड होल्ड करती है। बाकी अगर सदूर के मामले में जो 4-5 सदूर उन्होंने वो किए हैं, मुझे सबसे एहतराम के साथ मैं ये कहता हूँ, मगर वो जो है ना वो इतना बड़ा पॉलिटिकल बोझ नहीं उठा सकेंगे। जब इतना बड़ा पॉलिटिकल बोझ नहीं उठा सकेंगे तो आगे मुझे उनका कोई ऐसा जो है ना वो अपोजिशन लीडर वाला मामला नज़र नहीं आता। सर वोट बैंक का क्या होगा? या आपके ख्याल है कि उनको वोटर जो है वोट ही नहीं देगा
क्योंकि इसलिए कि इमरान खान नहीं है मैदान में, तहरीक इंसाफ के बानी नहीं है, इस वजह से? आपका क्या ख्याल है कि जो लोग मुझे वोट देते हैं मेरे कहने पे जो ना वो आपको वोट दे देंगे? नहीं होता ऐसे। हाँ, वो जो मुझे वोट देता है वो वोट मुझे देता है अगर मैं फील्ड में हूँ। आगे देखिए, मिसाल देता हूँ आपको। इमरान साहब के खिलाफ दुरानी साहब ने इलेक्शन लड़ा था खैबर पख्तूनख्वा में, बनू वाली सीट पे। दुरानी साहब हार गए थे, इमरान खान साहब जीत गए थे। इमरान खान साहब ने ये सीट खाली कर दी। जब सीट खाली की तो फिर उसके बाद जायद, उनका बेटा अकरम दुरानी साहब का, उनकी गवर्नमेंट के दौरान जो है ना उसी सीट पे जीत गया। तो वो जो कैंडिडेट होता है ना वो मैटर करता है। लेकिन सर आपकी बात सही है, वो कैंडिडेट तो अब उनके नज़र नहीं आ रहे, या गिरफ्तार या रुपोश या कोई लापता हो जाता है, वो हमें नज़र आता है। लेकिन जब अगर बल्ले का निशान हो तो आपको लगता है कि फिर भी बात नहीं बनेगी? क्योंकि इस तरह तो हमने देखा है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, या जब से हमने देखा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई तो उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है। बल्दियाती इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, या जब वो गवर्नमेंट में निकली परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि वो नहीं थी। हर सीट पे इमरान खान ने खुद उसमें कंटेस्ट किया था। अब अगर उनका कोई कैंडिडेट दूसरा जीत सकता होता तो वो खुद हर सीट पे कंटेस्ट नहीं करते। इवन उनमें हर सीट पे कंटेस्ट करने के बावजूद एक सीट पे वो हारे भी सिंध में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास उसके ऐसा कैंडिडेट नहीं था। अब इसमें 266 जनरल सीटें हैं, तो 266 सीटों पे एक आदमी अगर फर्ज कर लीजिए वो क्वालिफाई कर भी लें तो क्या 266 सीटों में कंटेस्ट करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। और बाकी जो कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट होंगे, आया वो इलेक्शन की साइंस से वाकिफ हैं? जवाब है उसका भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जमीयत इस्लाम के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं और आपस के झगड़ों की खबरें हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा जाता है कि अदालत से जिस तरह से सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसको अदालती कत्ल कहा जाता है। और ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इसको उठाया भी गया कि ये एक अदालती कत्ल था, इसको दोबारा से देखा जाए और इस पर फैसला दिया जाए। ये मामला कई साल से लटकता रहा। अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 हफ्ते के अंदर इसकी समाअत मुकर्रर होने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं। निसार खोड़ो साहब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन इससे बहुत मुतमईन होगी कि आखिरकार इतने सालों के बाद ये केस टेकअप तो किया जा रहा है। ये एक चीफ जस्टिस ने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कर्ज है अवाम का, जो मांग रही है, इंसाफ का तकाजा कर रही है कि भुट्टो साहब को तो हमसे छीन लिया गया, लेकिन कम से कम इतना तो कह दो कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई। ये रेफरेंस सिर्फ इस चीज का था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कम से कम ये कह तो दे कि भुट्टो हमसे जबरदस्ती छीना गया, जैसे उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने एतराफ करके कहा था कि हमसे जबरदस्ती फैसला लिया गया था। अच्छा, बेंच में से कई जज जो थे जी, वो या तो हटा दिए गए थे या उनको रिटायर करने का मौका दिया था। केस को डिले किया गया था और डिले करने के बाद स्प्लिट डिसीजन आया था 4-3 का। ये वो चीजें हैं कि स्प्लिट डिसीजन पर एक तो इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए थी जो दी गई जी। हमने ये जो रेफरेंस भेजने का अख्तियार है वो हमेशा सदर साहब को होता है, सदर पाकिस्तान को होता है। और जब हम सदर बने तो हमने यही काम किया कि हमने रेफरेंस भेजा 2008 में और आज 2023 खत्म हुआ चाहती है, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। 2-4 पेशियां हुई थी, फिर इसको जैसे भूल गए थे। इसको पेशी की खत्म हो गई बात और इस रिकॉर्ड पे हम इंतजार करते रहे हैं कि इसका कब हमारा मदावा किया जाएगा जी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस भी नहीं सुनती, क्योंकि वो कुछ न कुछ शर्मसार हैं
कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि जिससे वो रेफरेंस तक, वो तो पीएलडी में भी उसका जिक्र नहीं है, पीएलडी में भी भुट्टो साहब के केस का जिक्र रखना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तभी वो रेफरेंस भी नहीं देते। और खोड़ा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस कानून के तहत उनको सजा दी गई थी, सजाए मौत, उससे पहले और उसके बाद उस कानून के तहत किसी को सजाए मौत नहीं हुई कि उन्होंने कोई ऑर्डर किया किसी कत्ल का या सहूलतकारी फराम की, बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने किसी का कत्ल किया हो। देखिए, मुझे थोड़ी सी आवाज कम सुनाई दी, क्या बोल रहे हैं आप? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक मेरे इल्म में है, भुट्टो साहब से पहले और उसके बाद भी किसी को इस कानून के तहत, जिस कानून के तहत उनको फांसी दी गई, किसी को इस तरह की सजा नहीं, सजाए मौत नहीं हुई कि जी किसी ने कत्ल का ऑर्डर दिया या सहूलतकारी की, बराह रास्त उन पर इल्जाम नहीं था कि उन्होंने किसी का कत्ल किया हो। तो देखें, ज़ियाउल हक के जमाने में भुट्टो साहब की फांसी की सजा आने से पहले 300 लोगों को फांसी दी गई थी। जी। ये जानबूझ करके आगे हम किसी को, क्योंकि भुट्टो साहब का केस पेंडिंग था, इसलिए किसी और की भी सजा माफ नहीं हुई, उन सबको भी फांसियां दी गई। उसके बाद भुट्टो साहब को भी वही सजा दी। लेकिन हुआ ऐसा कि ये एक दिन का फैसला नहीं था, उससे पहले भी प्लानिंग थी कि भुट्टो साहब को खत्म करना है, इसलिए उन्होंने किसी और को भी माफ नहीं किया था, किसी और की सजा भी कटौती नहीं की थी और उन सबको फांसी के गांठ चढ़ा दिया था। फिर भुट्टो साहब ने भी किसी की बात नहीं मानी, अपने घुटने नहीं टेके और फिर फांसी कबूल कर ली, बजाय इसके कि वो किसी से माफी मांगे। अच्छा सर, ये अब 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया, फिर इसकी 6 समातें हुई और आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई। इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लार्जर बेंच बन के कि ये फैसला गलत था, ये अदालत ने बिल्कुल एक गलत फैसला दिया, दबाव में दिया, एक अदालती कत्ल था। इससे जाहिर है कि एक तारीख के हवाले से एक दुरुस्तगी तो होगी, जो चला गया दुनिया से वापस नहीं आ सकता, मगर आइंदा के लिए कोई हमारी अदालत पर एक बोझ होगा कि सबक सीखा जाएगा कि आइंदा इस तरह से किसी को सज़ा ना दी जाए कि जी किसी ने कह दिया है या फ़ोन आ गया। क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा दौर आया कि फ़ोन पर जज साहब को बताया जा रहा है कि ये सज़ा देनी है बेनज़ीर भुट्टो को और जरदारी साहब को, और जज साहब कहने जी इतनी तो सज़ा बनती ही नहीं, कानून में नहीं लिखा कि इस जुर्म में इतनी सज़ा हो सकती है। तो उसके बाद भी ये सब होता रहा है और शायद अब तक रिसेंट हिस्ट्री में भी चलता रहा, पता नहीं अभी भी ये हो रहा हो। देखिए, ये तो रवैयों की बात है ना। आप खुद रवैया जब महसूस करते हैं तो दिल में या दिमाग में ये सवाल आते हैं और सवाल पूछने का, सवाल बताने का, मामले को अयां करने का पूरा हक होता है। जो गरीब पार्टी होती है, हम एक गरीब पार्टी हैं जो अभी तक कह रही हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फैसला आएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट कम अज कम इसमें शर्मसारी का एतराफ तो कर ले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी खोड़ा साहब, जी खोड़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया निसार को, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये तारीखी एक जो गलती थी कम से कम फैसले के हद तक तो उसको दुरुस्त किया जा सके कि ये गलत फैसला था। आज बड़ी खबर ये बनी कि 15 साल के बाद मियाँ नवाज शरीफ चौधरी शुजात साहब से मिलने पहुँचे हैं, उनके घर पर पहुँचे और बड़े इख्तलाफात रहे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि काफिली का एक दौर आया और मुशर्रफ दौर में काफिली इस पोजीशन में आ सकी कि हुकूमत बना सके, और उसमें ज़्यादातर नून लीग लोग आए थे। तब से इनके इख्तलाफात चलते रहे थे, फिर कहीं बीच में मुलाकात होती है, लेकिन ये 15 साल के बाद बताया जा रहा है कि दोबारा नवाज शरीफ साहब पहुँचे हैं और चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की। क्या इसमें तय पाया है? सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, जिस तरह हमने शुरू में बात की, जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से बात हो रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी शाफे हुसैन साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं काफिली के, सेक्रेटरी जनरल पंजाब हैं काफिली के। चौधरी शाफे हुसैन साहब, ये बताइए कि 15 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है और इसका बड़ा चर्चा है, बातें क्या हुई हैं इस मुलाकात में, किन उमूर पर बातचीत हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 15 साल बाद मुलाकात हुई है और इससे पहले इस बीच में नवाज शरीफ साहब आए थे जब चौधरी शुजात हुसैन साहब की वालदा की का अफसोस करने के लिए उस टाइम आए थे। और मेन जो मुलाकात है अभी हुई आज, ये 15 साल बाद जो हुई है उसमें खुशगवार मूड में बातचीत हुई और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अभी भी मेरे लिए आपके लिए दिल में वही मोहब्बत है जो पहले भी होती थी। और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे इस मुलाकात में और उन्होंने कहा कि जी आपने हमारा जो है भरपूर साथ दिया, जो आपसे हमारा
जो आपने ज़ुबान दी हुई थी वो आपने पूरी तरह निभाई है और ओवरऑल जनरल डिस्कशन हुई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 2 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की सीटों पर एडजस्टमेंट की बात हुई है, क्या ये दुरुस्त है? ये जो खबर चल रही है ना मीडिया में, इसकी हम तरदीद भी अभी देने लगे हैं। अच्छा, कि बिल्कुल गलत खबर है। 2 सीटों या एक सीट की या 3 सीटों की तो बात हुई नहीं है इस मीटिंग में। इसमें जो पहले जो तय हुआ था, जो पुरानी सीटें थी 8 पंजाब असम्बली की और 4 नेशनल असम्बली की, उसी चीज़ को ही आगे लेके चला जाएगा। 8 पंजाब असम्बली की और 4 नेशनल असम्बली की सीटों को। तो ये जो मीडिया में बात चल रही है 2-3 सीटों की, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ऐसी मीटिंग में। शाफी साहब, एक तो नून लीग के अंदर अभी बहुत सी बहस चल रही है, उम्मीदवार को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ धड़ेबंदी नजर आ रही है, लेकिन बहुत से रहनुमा नून लीग के ऐसे हैं कि जिनको एतराज़ है कि काफ लीग के साथ क्यों चला जाए या सीट डिसमिट की जाए, हमारे बहुत से लोग हैं, तो इसलिए अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं हुआ, जिस तरह आप भी जिस पर बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के इख्तलाफात सामने आते हैं आगे चलकर, आपको लगता है इससे काफ लीग को कोई नुकसान हो सकता है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो इलेक्शन पर आना है वो ट्रैक्टर के निशान पर आना है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आना है वो शेर के निशान पर आएंगे। तो सीट एडजस्टमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये पहले से जो तयशुदा था वो 8 MPs की पंजाब असम्बली में सीट एडजस्टमेंट और 4 सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली की। इसके अलावा जो है वो और सीटों की जो है वो सेपरेट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जी। कुछ जो और भी पार्टीज के विनिंग कैंडिडेट्स हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करेंगे। लेकिन कम से कम यह है कि साथ चलने का फैसला तो हो गया है, कितनी सीट पर एडजस्टमेंट होती है कितनी नहीं वो आगे चलकर पता लगेगा। ये बताइए कि अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो इससे क्या काफ लीग नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से पहले से ज़्यादा सीटें ले सकेगी? ज़मीनी हक़ाइक़ आपको क्या नज़र आते हैं इसमें? ये है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीट एडजस्टमेंट वाली सीटें हैं वो सेपरेट हैं। उसके अलावा जो कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर हो सकता है कि ओपन इलेक्शन भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में। इसलिए कि हमारा एज ए पार्टी तो हमारा ये प्लान है कि 15 से 20 सीटें से लेकर 25 सीटों तक इंशाल्लाह पंजाब असम्बली के लिए। हम तो बड़े काफ़ी अरसे से ऑन ग्राउंड हम मीटिंग्स कर रहे हैं। काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 आए थे, उन्होंने भी हमें 4 महीने पहले ज्वाइन किया है। और हमारा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया है वो तो है इसके ऊपर जो केयर टेकर से पहले जो पिछली हुकूमत रही हैं 2 PTI की। अब PTI में की गवर्नमेंट में जो पंजाब में इतनी करप्शन हुई है वो पंजाब की तारीख में नहीं हुई। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए और करप्शन बड़ी रूज पे रही है पंजाब में। और दूसरा ये है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को फाल करने का भी हमारा पार्टी का प्लान है। हमें मौका मिला तो ज़राअत के ऊपर भी जो है हमारी एक पॉलिसी है। तो जी बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे इंशाल्लाह हम उम्मीदवार अपने खड़ा करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से और ट्रैक्टर के निशान पर। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के बारे में बताएं। कहा जा रहा है कि वो कोई नया ठिकाना तलाश कर रहे हैं, आपकी इस बारे में उनसे कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, कल चौधरी सरवर साहब जो हैं 1-2 दिन पहले वापस आ गए थे और कल चौधरी सरवर साहब से हमारी मीटिंग भी हुई है। और चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है और आने वाले इलेक्शनों में उनका भी प्रोग्राम है इलेक्शन को टेस्ट करने का। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही हमेशा इकट्ठे रहे, इकट्ठे सियासत की, एक ख़ानदान, और ये 10-20 साल की बात है तो हमेशा से जब दोनों भाई इकट्ठे नज़र आए। अब इख्तलाफात हैं, दोनों के रास्ते अलग नज़र आ रहे हैं। अभी कोई मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, कोई गुंजाइश है या रुकावट है? रुकावट है तो कौन? नहीं, वो पहले कोशिश होती रही हैं काफ़ी। शुजात साहब तो 4 बार गए हैं परवेज़ साहब का पता करने, मगर ख़ानदानी तौर पर तो फैसला हो गया है, सारों ने कर लिया है कि सियासत जो है वो अब सारों की अपनी अपनी होनी है। कोशिश तो पहले हो चुकी है ना, अब तो सियासत जहाँ सियासी बात है वहाँ पर सियासत अपनी अपनी है।
और बाकी जो ख़ानदान के मामलात हैं वो सेपरेट है, मगर सियासत तो अपनी अपनी। काफ़ी बार कह चुके हैं जिसके भी केसेस हैं वो ऑन मेरिट पर होने चाहिए, किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ। तो चौधरी शुजात साहब कि अगर सुलह नहीं होती, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि जी अब सियासत अपनी अपनी है, तो इससे नुकसान नहीं होगा कि परवेज़ इलाही साहब के अपने कैंडिडेट्स होंगे और वही हल्के होंगे, तो इससे तो वोट बट नहीं जाएगा? नहीं, ये तो कोई पता नहीं ना कौन किसके, अभी तो इलेक्शन शेड्यूल भी आना है, ये तो अभी नहीं पता किसी ने किसके क्या खिलाफ खड़ा होना है। अभी तो देखें वो उन्होंने अपनी जमात है वो अपना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी जी ये यानी परवेज़ इलाही साहब तो अब बाकायदा चले गए तहरीक इंसाफ में, लेकिन आप अब तक अपनी जमात यानी काफ लीग के साथ हैं। आपकी जमात का बयानिया क्या है, मंशूर क्या है, क्योंकि अब तो आप चलने जा रहे हैं नून लीग के साथ, तो अपनी जमात की आपकी अलग आइडेंटिटी अगर रहनी है तो उसमें कोई बयानिया मंशूर उसके बारे में बताएं। हमारा जो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो बयानिया है वो करप्शन के ऊपर है। जो करप्शन केयर टेकर से पहले जो पिछली 2 हुकूमतें थी PTI की, उसमें जितनी करप्शन हुई है वो करप्शन पंजाब में इतनी करप्शन नहीं हुई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल कराने में पैसे लिए गए, तो लुटमार का बाज़ार तो बड़ा गर्म रहा है ये केयर टेकर से पहले जो 2 हुकूमतें थीं पंजाब में PTI की। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं, यानी जिन्होंने वोट कास्ट करना है, और उनमें 65% तकरीबन वो नौजवान हैं, यानी 35 साल से कम उम्र हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ये हल्का है कहें, या ज़्यादा आबादी तो यही है। तो नौजवानों के हवाले से आपकी क्या सोच है, आपकी पार्टी क्या सोचती है? दूसरा ये है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को फाल करने की ज़रूरत है। यूथ के हवाले से अभी भी यूरोप में जो है उनको स्पेशलाइज इलेक्ट्रिशियन, स्पेशलाइज प्लम्बर्स की ज़रूरत है। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है लैंग्वेज कोर्सेज का, यूथ बाहर जा सकती है लीगल तरीके से, और वहाँ पर जो उनको जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें वो यूरो और डॉलर्स में जब उनको सैलरीज मिलेंगी तो अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे वो, तो इसमें इकॉनमी को भी जो है वो फ़ायदा। मुल्क में ज़राई इनकलाब की बात की जा रही है, SIFC के तहत भी बड़ी कोशिश हो रही है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसकी ज़राअत में बेहतरी के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए पाकिस्तान में, सही मानों में हम कहें कि वाकई ज़राई इनकलाब आ रहा है? हमारी पार्टी ये समझती है ज़राअत के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से जो सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर काफ़ी सीड ऐसे हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उन पर ज़्यादा ड्यूटीज़ होती है, तो सीड डेवलपमेंट पर काम किया जाए ताकि किसानों की यील्ड बेहतर आए। इस वक्त जो इंडिया में बीज यूज़ हो रहा है इसके लिए, गंदम के लिए, उसकी यील्ड बेहतर है। का तो सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये नज़र आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जमात क्या सोच रही है कि किस तरह से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, या आपकी गवर्नमेंट आती है, आपको ये पोजीशन मिलती है, काबीना में आप होते हैं, तो किस सोच के साथ आप प्लान बना रहे हैं कि क्या किया जाए कि ये महंगाई से जान छूटे लोगों की? महंगाई को कम करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं उनको फाल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस तरह अगर जो मिडल मैन है वही सारा जो है बीच में कमीशन ले लेता है, जिसकी वजह से जो लोकल ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि जो डेली कंजम्पशन की फूड आइटम्स हैं उनको नीचे लाया जाए। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की कितनी सीटों पर काफ लीग अपने लोग खड़े करेगी? हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है जी। पंजाब में 15 से 20 सीटों का पंजाब में जी। आखिरी सवाल ये है कि एक दफ़ा समझा दें कि अभी तक तय क्या हुआ है नून लीग के साथ सीटों के हवाले से? ये 2 या 3 सीटों की जो बात चल रही है मीडिया में, ये गलत खबरें हैं, ऐसी तो कोई मीटिंग में बात नहीं हुई। हमारे जो पहले तय हुआ था इनके साथ, नून लीग के साथ, वो यही है कि 8 सीट एडजस्टमेंट की इसमें पंजाब में और 4 जो है नेशनल असेंबली में।
बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पंजाब काफ लीग चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आपने सुना, कह रहे हैं कि ये 2-3 सीटों की जो बात हो रही है ये मीडिया में ऐसे ही चल रही है और हम इसकी तरदीद करते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई और काफ लीग शायद इससे ज़्यादा की ख्वाहिश रखती है कि इससे ज़्यादा पर उनको सीट एडजस्टमेंट मिल सके। अब देखते हैं नून लीग ये कर पाती है नहीं, उनके अंदर भी अभी बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुश्किलात हो सकती हैं नून लीग को भी, काफ लीग को भी, कि किस तरह मिलकर साथ चला जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।